हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन थर्ड। हमने 2 प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 कर लिया था। आज मैं तीसरा लेके आया हूं और मैंने बार बार कहा है कि वी विल प्रैक्टिस मोर देन 10,000 क्वेश्चन। ठीक है, सो मैं इतना प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा ना कि आपका एग्जाम का जो प्रेशर होगा ना एग्जाम के दिन वो निकल जाएगा, बशर्ते कि आप मेरे प्रैक्टिस सेशन के जितने भी क्वेश्चन हो उसको अगर आप अच्छे से करते हो तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। हु स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। की ताना भगत मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी? ठीक है, सो देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, आप देख के बताओ अगर किसी को पता है तो। जतरा उराव, शिबू उराव, थेब उराव और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गाइज इज जतरा उराव, ए। कि ताना भगत मूवमेंट का स्टार्ट जतरा उराव ने किया था। ये मूवमेंट 1914 में लॉन्च किया गया था, मैं आपको बताऊं। और मूवमेंट का जो मेन रीजन था ना कि ब्रिटिशर्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स ने टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए थे। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप है ना, इन्होंने उनके अगेंस्ट में फाइट किया था। ठीक है, सो 1914 में ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आप याद रखना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा बीट दूंगा। अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस सेशन में 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ तो बिलीव मी कम से कम आप 50 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक्स्ट्रा बीट देता ही हूँ। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि व्हेन यू आर सेइंग वाचिंग माय प्रैक्टिस सेशन प्लीज़ मेक ए नोट आउट ऑफ इट। ठीक है, आप अलग से निकाल कर रखो, पेन पेपर लेके कुछ नोट्स लिखते जाओ। और इफ एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो लेके रखो ताकि रिवाइज कर पाओ। तो चलिए, हु स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट? आंसर करेक्ट आंसर इज जतरा उराव, ए। और ताना भगत मूवमेंट 1914 में स्टार्ट किया गया था। अब मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन रीजन था ना कि ब्रिटिशर्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स ने टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए थे, तो इस ट्राइबल कम्युनिटी ने उनके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, सो अब 1914 जतरा उराव, 2 चीज़ याद रखना। अच्छा, अगेंस्ट किसके? ब्रिटिशर्स, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स जो टैक्सेस हाइक के वजह से। ठीक है, टैक्सेस हाइक के वजह से। ठीक है, अब बंगम माझी वाज ए लीडर इन। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं कि जितने भी क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेशन में है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। एक बीट या एक ऑप्शन भी मैंने इसमें चेंज नहीं करा है, मैंने कहीं कहीं से पिक किया जो मुझे अच्छा लगा। सो ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो प्लीज़ आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ जाना है। ठीक है, याद कर लेना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो बंगम माझी वाज लीडर इन हरि बाबा मूवमेंट, सत्यधर्म मूवमेंट, सफा होड़ मूवमेंट और सरदार मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सफा होड़ मूवमेंट। आप याद रखना, सफा होड़ मूवमेंट, होड़ मूवमेंट। देखो, संथाल विद्रोह का फेलियर होने के बाद ना ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और संथाल विद्रोह का मेन फेलियर का रीज़न क्या देखा गया कि जो धार्मिक भावना, जो स्पिरिचुअल जो रिलीजियस भावना जो थी ना, स्पिरिट थी, रिलीजियस स्पिरिट, वो बहुत कम था। इस कारण से वो संथाल जो रिवोल्ट जो है, वो विद्रोह जो है वो फेल हुआ। तो उसके बाद ये सफा होड़ मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। इस मूवमेंट में राम नाम का मंत्र दिया गया लोगों को। ठीक है, मतलब एक तरह से धार्मिक भावनाएं तो कम थी, तो चारित्रिक भावनाएं उनको बल देने के लिए राम नाम का जाप करने को बोला गया। साथ में मांस मदिरा नहीं खाने के लिए, अपने धर्म के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी। आपको उतना नहीं जानना, बस इतना जान के रखना है कि संथाल विद्रोह के बाद इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। बंगम माझी सफा होड़ मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं, सफा होड़ आंदोलन से एसोसिएटेड हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज ब्लैक सॉइल फाउंड इन झारखंड। कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ। अगर कुछ नहीं पता, इफ यू डोंट नो द सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन झारखंड, एटलीस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो बार बार आते हैं। सो एटलीस्ट यू शुड बी एक्वेंटेड विद दोज क्वेश्चंस ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो ब्लैक सॉइल जो है झारखंड में, आप याद रखना कि राजमहल माउंटेन रीजन जो है, देखो अगर मैं झारखंड का मैप बनाऊं ना, तो ये राजमहल रीजन है। ये जो रीजन है ये लगभग राजमहल का रीजन, ये राजमहल रीजन है। राजमहल जो रीजन है ये है। ठीक है, सो
ब्लैक सॉइल जो है राजमहल माउंटेन रीजन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखना, राजमहल माउंटेन रीजन इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि दामोदर वैली रीजन जो है ना वो रेड सॉइल के लिए फेमस है, रेड सॉइल के लिए। ठीक है, दामोदर वैली रीजन जो है और रेड सॉइल के लिए फेमस है। और पलामू रीजन जो है ना वो लैटेराइट सॉइल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। लैटेराइट जो सॉइल है, लैटेराइट सॉइल पलामू रीजन में मिलते हैं। ठीक है, सो देखो मैं क्वेश्चन में एक एक एक्स्ट्रा बिट बताते जा रहा हूँ। दामोदर वैली रीजन के में कौन सा सॉइल टाइप? रेड सॉइल। अब पलामू रीजन में कौन सा है? तो लैटेराइट। रांची और पलामू का जो रीजन है ना बेसिकली यहाँ लैटेराइट सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, सो चलिए, और ये रहा राजमहल का इलाका। ये जो राजमहल माउंटेन्स रीजन है यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। सो थर्ड का आंसर जो था वो था सी। अब चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द मेन हिस्ट्री ऑफ झारखंड इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने प्रैक्टिस किसी एक में दिया भी है कि झारखंड इकोनॉमी का, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन स्टेक क्या है, मतलब किस पे मुख्य केंद्रित है, वो आधारित किस पे है? तो देखो माइनिंग, हमेशा याद रखें माइनिंग। ठीक है, झारखंड का जो मेन स्टे है इकोनॉमी का ना वो माइनिंग है। मैंने इस बारे में लगभग प्रैक्टिस सेशन में ही बोला है, और मैंने जो वीडियोस बनाए हैं नो योर स्टेट 1 to 3 उसमें ही मैंने बताया कि देखो माइनिंग जो है ना, झारखंड एक इकलौता ऐसा स्टेट है जो 40% मिनरल रिजर्व कंजर्व किए हुए इंडिया का। 18% इसका कंट्रीब्यूशन है, 18% कंट्रीब्यूशन है किसमें? एनएमपी में, नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में। आप सोच सकते हो, नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में 18% का कंट्रीब्यूशन झारखंड देता है। सो दिस इज अ वेरी बिग चंक, यू नो। और 40% मिनरल रिजर्व कंजर्व किया हुआ है। तो झारखंड की जो मेन अर्थव्यवस्था है ना वो माइनिंग पे निर्भर करती है। वैसे भी देखो एक लाइन बहुत बार आपने सुना होगा कि बिहार से झारखंड को बांट देने के बाद ना, तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां मिनरल्स, खनिज पदार्थ बहुत भरे हुए हैं। ठीक ना, बिहार के पास बहुत कुछ छिन गया झारखंड जब बट गया तो। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। मुझे लगता है कम से कम 3,000-4,000 करोड़ से ऊपर का मतलब अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देता है माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, झारखंड में। सो व्हाट इज द मेन हिस्ट्री ऑफ झारखंड इकोनॉमी? माइनिंग। 40% टोटल मिनरल रिजर्व का कंजर्व किया हुआ है। टोटल मिनरल रिजर्व ऑफ इंडिया, और 18% जो है ना एनएमपी की तरफ, नेशनल मिनरल प्रोडक्शन की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है कि हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ झारखंड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 10th 5-year प्लान। जो 10वां 5-year प्लान था उसमें झारखंड सरकार को कितना फंड एलोकेट किया गया था, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया झारखंड स्टेट को जो 10th 5-year प्लान था उसमें? ठीक है, किसी कोई आइडिया है क्या? 10th 5-year जो प्लान था उसमें झारखंड को कितना फंड एलोकेट किया गया था? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाइज 14,632 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे। कितना? 14,632 करोड़। ठीक है, इतना पैसा 10th 5-year प्लान में प्लानिंग कमीशन ने झारखंड सरकार को दिया था, एलोकेट किया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ झारखंड अमंगस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। कि झारखंड में का अगर आप पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर देख रहे हो तो कौन सा पोजीशन है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया है। ठीक है, फिर भी आप देख लो इसको। सो बताओ गाइस क्या इसका आंसर होगा? झारखंड का पॉपुलेशन के आधार पे इंडिया में क्या रैंक है बताओ? 11वां, 12वां, 13वां बताओ। सो ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कुछ बच्चे तो इसमें फंसेंगे, गलत करेंगे, पर ठीक है, जो नहीं फंसेंगे उनके लिए अच्छा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक्चुअली झारखंड का पॉपुलेशन वाइज इंडिया में 14th रैंक है। कौन सा रैंक है? 14th रैंक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। देखो 11th 12th 13th दिया हुआ, उसका नन ऑफ दीज दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, नन ऑफ दीज। क्या होगा? डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि झारखंड का पॉपुलेशन वाइज, चलो मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं, देखो पॉपुलेशन वाइज झारखंड का 14th रैंक है, और एरिया वाइज क्या है? 15th रैंक है। दोनों याद रखना आप। ठीक है बहुत छोटे क्वेश्चंस लेकिन पूछे जाते हैं। सो भाई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तो जानना ही है ना।
सो झारखंड का ये जो क्वेश्चन था 6 नंबर में, इसमें 14th नहीं था, सो नॉन ऑफ दीज विल बी द आंसर। और पॉपुलेशन वाइज 14वां स्थान है और एरिया वाइज 15वां स्थान है, ठीक है। सो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिटा हुआ है, इसे आप अच्छे से देख लो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ झारखंड हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। झारखंड का वो कौन सा रीजन है जिसका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है? चतरा है, हजारीबाग है, घाटशिला और रांची है। तो रांची को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि रांची कैपिटल टाउन है, ठीक है, तो वहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा नहीं। बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन बचा, चतरा, हजारीबाग और घाटशिला। तो आप देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि झारखंड का कौन सा रीजन है जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। तो 2017 के असेसमेंट से पहले ना, जो फॉरेस्ट सर्वे का असेसमेंट का रिपोर्ट आया 2017 के पहले जो भी था, उसमें लातेहार का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा था, लेकिन अभी चतरा का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, क्वेश्चन आप देख लो, हो सकता है मैं लिखूंगा तो ये क्वेश्चन शायद मिट जाएगा। सो झारखंड के कौन से रीजन का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है? ऑप्शन में हमारे पास है चतरा, हजारीबाग, घाटशिला और रांची। आंसर विल बी ए, चतरा। चतरा का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, 2017 के असेसमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से चतरा का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच एरिया डज झारखंड फॉल आउट, विच एरिया डज झारखंड फॉल अंडर इन द एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफाइड इन द प्लानिंग कमीशन 1989 रिपोर्ट। कि 1989 में जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें झारखंड जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो झारखंड जो किस एरिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1989। 1989 के प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड जो है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के एरिया में आता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। सी विल बी द करेक्ट आंसर कि झारखंड जो है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन के कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। और अगर आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन को समझना चाह रहे हो तो सिंपली इतना ही समझो कि इट इज ए पार्ट ऑफ लैंड अंडर द मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे जैसे किस क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, जैसे वहाँ का देखो टेम्परेचर देखोगे, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल टाइप, टेम्परेचर, सॉइल टाइप, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर अवेलेबिलिटी, रेनफॉल क्या है उस एरिया का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि भाई वो जो भी स्टेट है, वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का सिंपल मीनिंग हो गया कि वो पार्ट ऑफ लैंड जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें लगभग 1200 से 1600 mm की वर्षा हर साल होती है, ठीक है। सो वैसे भी जो झारखंड को ना 3 सब ट्रॉपिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, ठीक है। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि झारखंड को 3 सब ट्रॉपिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। एक है आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न क्लाइमेटिक जोन, एक है आपका वेस्टर्न क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और एक है आपका साउदर्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से फिर से सब डिवाइड किया गया है। और झारखंड वैसे तो 1989 के रिपोर्ट के हिसाब से ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन के क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं